प्रेमचंद अग्रवाल को हुआ क्या है? पहले नेगी को मारा एक सड़क में, उसके बाद निकाय चुनाव के बाद जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने पहाड़ियों को गाली दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सदन में जिस तरीके से उन्होंने साला पहाड़ी का शब्द का इस्तेमाल, क्या लखपत बुटोला ने पेपर फाड़ के कोई लक्ष्मण रेखा लांघी या स्पीकर को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? स्पीकर को तब रिएक्ट करना चाहिए था जब प्रेमचंद अग्रवाल रावत जी हैं। रावत जी का तो दिल्ली के नतीजे आ रहे थे, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का यशगान शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने तो 27 के लिए भी आप लोगों को एक तरह अल्टीमेटम भी दे दिया कि मोदी शाह आएंगे तो आप लोगों को रौंद देंगे। इस चीज़ से मनोबल बढ़े कार्यकर्ता का, हमको वो चीज़ें बोलनी है और आगे ऐसा हो तो बेहतर होगा। फिर रावत जी तारीफ कर दे रहे हैं, फिर कांग्रेस ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा? आए दिन फिर खबर आती है कि साहब वो दिल्ली भागे, नथानी जी दिल्ली चले गए, बेहड़ जी दिल्ली चले गए, फलाना दिल्ली चले गए, तो ये चलता रहेगा 27 तक। देखिए, उत्तराखंड जो देवभूमि है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कि कोई ये चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाए किसी के संग रहे। आज चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं निकाय में क्या रहा, 27 की रणनीति क्या है, और जो सदन में देखने को मिला, खासतौर पर जो प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जिस तरह पूरे प्रदेश में बवेला है, उस पर वो क्या सोचते हैं। महाराज, चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये सदन में हमने देखा प्रेमचंद अग्रवाल के, उससे पहले भी एक दो बयान आए सदन के बाहर भी, अब सदन के भीतर भी बयान आए। लखपत बुटोला आपके विधायक ने जिस अंदाज में उसका प्रतिकार भी किया है, उसके बाद स्पीकर ने कहा कि सदन भाषण देने की जगह नहीं है। ये प्रेमचंद अग्रवाल को हुआ क्या है? देखिए, सेट माइंड है वो, उसको आप बदल नहीं सकते। उसकी मानसिकता जैसी होती है, आदमी वैसी व्यवहार करता है। पहले नेगी को मारा एक सड़क में, उसके बाद निकाय चुनाव के बाद जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने पहाड़ियों को गाली दी ऋषिकेश में, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सदन में जिस तरीके से उन्होंने साला पहाड़ी का शब्द का इस्तेमाल किया, वो निश्चित ही निंदनीय है। और बहुत अच्छा व्यवहार जो हमारे लखपत बटुला जी ने किया, एक नए विधायक हैं और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, वो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। और लेकिन जो पीठ से जो निर्देश मिला, वो बड़ा, मुझे उसने कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ रितु खंडूरी जी की, जब वो विधायक थी, जिस तरीके से परफॉर्म करती थी, मैं अक्सर ऑन कैमरा, आउट कैमरे से बाहर भी उनकी तारीफ़ करता था। लेकिन कल जो उन्होंने बोला कि सदन जो है भाषण की जगह नहीं है, आप राजनीति नहीं करेंगे, अगर इन मुद्दों पे हम नहीं बोलेंगे, अपने अस्मिता पे नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? आप तो और खुद उपनेता प्रतिपक्ष भी बिल्कुल, रहे मैं हैं, उपनेता काफी रहा। वोकल रहते थे। क्या लखपत बुटोला ने पेपर फाड़ के कोई लक्ष्मण रेखा लांघी या स्पीकर को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? स्पीकर को तब रिएक्ट करना चाहिए था जब प्रेमचंद अग्रवाल बोल रहे थे एक दिन पहले। बिल्कुल, देखिए, स्पीकर जो है वो हमारा गार्जियन होता है, जो विधानसभा में होता है, और बच्चे हैं हम लोग एक हिसाब से उनके। और अगर कोई हम अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, पेपर फाड़े, गुस्से में फाड़े, उन्होंने उससे पहले बोल रहे थे और यही तो कह रहे थे कि माफ़ी मांगे। और जिस तरीके का व्यवहार रितु जी का लखपत के प्रति था, अगर वही व्यवहार उनका पहले ही अगर प्रेमचंद अग्रवाल को डांट दिया होता है, टोक दिया होता है, पीठ से कुछ निर्देश दे दिए होते, तो इतनी नौबत ही नहीं आती। पर ऐसा ना करके उन्होंने, ऐसा लगा वो एक पक्षी, मतलब वो केवल वो चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग ना बोलें, लेकिन बीजेपी के मंत्री कुछ भी बोलें, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं गया। ये पीठ की गरिमा के भी विरुद्ध गया है। और प्रेमचंद अग्रवाल चाहे वो भर्ती घोटाले रहे हो, अन्य बहुत सारी चीज़ में उनके इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, तो निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। 27 के लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव को एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। हम आपने इस पर एक दो बार पहले भी बात की, तब आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि हम नगर निगमों में भी अच्छा करेंगे। लेकिन जो देखने में है, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही। खासतौर पर कई पर्वतीय जिलों में कांग्रेस ने बीजेपी को भी पछाड़ा है, कई जगह निर्दलियों ने बीजेपी को पछाड़ा है। लेकिन ओवरऑल देखिए तो, चूंकि जब जब हेडलाइन बनती है तो नगर निगमों की हेडलाइन बनती है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद भी बहुत कांग्रेस के नेता भी अप्रिशिएट करते हैं, आपको दिखाई नहीं दिए, और एक मैसेज ये गया कि बीजेपी ने पूरी तरह से साफ कर दिया कांग्रेस। मैं तस्वीर साफ करना चाहूँगा। एक तो आपने खुद ही कहा कि पहाड़ में अच्छा गया। जितने नोन प्लेसेस हैं, जोशीमठ है, गैरसैंण है, गौचर है, नैनीताल, उधर हमारा भीमताल है, रानीखेत है, ये सब कांग्रेस जीती है, जहाँ से उत्तराखंड की पहचान है। रही बात निगमों की, तो निगम में बेईमानी हुई है, ये सब जानते हैं। और हल्द्वानी में केस दर्ज हुआ है, जिसको कोर्ट ने रिट को स्वीकार भी कर लिया। 18 तारीख को उसमें फैसला आना था, लेकिन सरकार ने समय मांगा है जवाब देने के लिए, तो 1 महीने का समय और कोर्ट ने उनको दे दिया है। हल्द्वानी में हो क्या, हल्द्वानी आप लोग लगा रहे हैं? जो 19
हम लोगों ने फॉर्म 17C वहाँ जमा किए और उनमें वोटों में बहुत बड़ा फ़र्क है, 200, 250, 150 वोटों का फ़र्क पर बक्से आया है। अच्छा। और वो हमने दिया, इसीलिए कोर्ट ने उसको रेट को दायर किया और सरकार घबराई भी है। सरकार 15-20 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं दे पाई और अतिरिक्त समय 4 महीने का समय, भाई एक बक्से के बारे में जानकारी देने में 4 महीने का समय सरकार को क्यों लग रहा है, ये समझने वाली बात है। बेईमानी हुई है और उस वजह से जीते। लेकिन जो, क्योंकि इनका ध्यान केवल निगमों में था और हम फोकस कर रहे थे नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, उनमें हमने अच्छा परफॉर्म किया। जबकि 4 जिले हमारे बहुत ख़राब स्थिति में हैं और हम अपने सीनियर्स के संग जल्दी एक बैठक करके उनमें हमको क्या सुधार की ज़रूरत है देखेंगे। चंपावत हम 4 में से 0 रहे, उधम सिंह नगर में हम 17 में से केवल 1 जीत पाए, टिहरी हम 7 में से 1 भी नहीं जीत पाए, देहरादून में हम 4 में से 1 जीत पाए। तो ये कुल मिला के लगभग 33-34 सीटें बैठती है, जिसमें हम केवल 2 सीटें जीते। अगर हम यहाँ कहीं 12-14 जीत गए होते तो बीजेपी 10 घटती, तो बीजेपी 30-31 होती और हम 41 होते, तो 10 का डिफरेंस होता। तो मतलब 4 जिलों में और 5 जिलों में बीजेपी जीती है, 1 में हम बराबर हैं और 8 जिलों में, 7 जिलों में कांग्रेस जीती है। तो जीत कांग्रेस की हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और जो ये मानते थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में हमारा वर्चस्व है, उसको तोड़ने में कांग्रेस कामयाब रही है और ये 27 के लिए एक अच्छा संकेत भी है, हमको इसको मेंटेन करना है। लेकिन जब आप कहते हैं सीनियर नेताओं के साथ बैठ के बात करेंगे, आपके सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। रावत जी का तो दिल्ली के नतीजे आ रहे थे, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का यशगान शुरू कर दिया और फिर उन्होंने तो 27 के लिए भी आप लोगों को एक तरह अल्टीमेटम भी दे दिया कि मोदी शाह आएंगे तो आप लोगों को रौंद देंगे। वो तो रौंद देते हैं, वो तो फाइटर हैं, हीटर हैं। ये देख चल क्या रहा है कांग्रेस में? देखिए, फिर ऐसे चुनाव करण मारा जिताएंगे कांग्रेस को? चुनाव तो कार्यकर्ता जिताता है सर, और पार्टी ने तय किया है अपने कैडर के संग जाने का। और जिस तरीके से पार्टी इस समय कैडर के संग खड़ी हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कार्यकर्ताओं को अब भरोसा होने लग गया कि कांग्रेस की नज़र उन पे है, उनके अच्छे कामों को एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, उनको लोग देख भी रहे हैं। और रावत जी हो सकता है हमको सचेत करने के लिए बातें कह रहे हो। नहीं, वो सिर्फ आप लोगों को सचेत करते रहते हैं, तारीफ मोदी जी की कर देते हैं, धामी जी की कर देते हैं, सचेत आप लोगों को कर देते हैं। लेकिन वो अब तो राहुल जी की तारीफ भी नहीं करते हैं। लेकिन वो बड़े नेता हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा कद नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोल सकूं। लेकिन मैं ज़रूर आपके माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि अ, मतलब जिस चीज़ से मनोबल बढ़े कार्यकर्ता का, हमको वो चीज़ें बोलनी हैं और आगे ऐसा हो तो बेहतर होगा। लेकिन तिलकराज बेहड़ जी ने, आपने कहा कि वहाँ 17 में से हम एक आध जीत पाए, एक आध जगह पर हम जीत पाए, लेकिन बेहड़ जी ने कहा कि तराई की उपेक्षा आप लोग कर दे रहे हैं, कहीं पर रावत जी तारीफ कर दे रहे हैं। फिर कांग्रेस ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा? आए दिन फिर खबर आती है कि साहब वो दिल्ली भागे, नथानी जी दिल्ली चले गए, बेहड़ जी दिल्ली चले गए, फलाना दिल्ली चले गए, तो ये चलता रहेगा 27 देखिए, तक? लोकल में क्या चलवा रहे हैं या चल रहा है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि तराई की अनदेखी नहीं हुई है। देखिए, जिस उधम सिंह नगर में मैं एक सीट की बात कर रहा हूँ, सारे सम्मानित बड़े नेता हमारे वहीं हैं, हमारे सीएलपी वहीं से हैं, डिप्टी लीडर साहब वहीं से हैं, स्वयं तिलकराज बेहड़ जी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वहीं से हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भाई सुमित्र भुल्लर वहीं से हैं, हमारे एसटी के अध्यक्ष गोपाल राणा जी वहीं से हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष जो हैं भाई लाडी जी, वो वहीं से हैं। तो 6 महत्वपूर्ण सीटें तराई में हैं। तो कैसे कहा जा सकता है अनदेखी हो रही है? अब लोग क्या क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है और ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने की ज़रूरत है कि पिछले 2-3 सालों में क्या-क्या किसने कहा, क्या-क्या किया। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हीं चीज़ों को ठीक तो ये करने के लोग लिए हम करण काम मारा कर को रहे काम क्यों नहीं करने देना चाह रहे? होता क्या है ना, आप क्या करेंगे कि आप फसल निराई करेंगे, फसल बोएंगे, निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, अचानक फिर कोई हरीश रावत या कोई दूसरा नेता कुछ बयान दे देगा। हैं। नहीं, इसमें कार्यकर्ता अब सचेत है। कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा किसी के बयानों से फ़र्क अब नहीं पड़ रहा, काम कर रहे हैं। और अगर बयानों से फ़र्क पड़ रहा होता तो हम ये परफ़ॉर्म नहीं कर पाते जो हमने किया है। और आप देखिए ना, लोग ये भी तो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। नैनीताल में इतना बड़ा घेराव था, जिसमें खुद यशपाल आर्या जी ने उसको लीड किया, हम लोग सब उसमें सम्मिलित थे और बहुत अच्छा एक मैसेज गया। उस दिन नैनीताल पूरा भरा हुआ था लोगों से, इतना बड़ा वो कार्यक्रम था, लेकिन उसमें कुछ नेता हमारे नहीं आए। तो वो इन चीज़ों से आप फ़र्क नहीं पड़ना। अब कार्यकर्ता किसी के रोकने से टोकने से नहीं रोकने वाला है। और आप देखिएगा कि कांग्रेस अपने कैडर के बेस पे, हम पहले कह रहा हूँ, लीडर बेस्ड पार्टी रही है हमेशा से, और अब राहुल जी उस और खड़गे जी उसको परिवर्तित कर रहे हैं पार्टी कैडर के पार्टी के रूप में। और इसीलिए अब जो वर्कर है उसको तवज्जो भी दी जा रही है। हार जीत होते रहते हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार क्या, अगर आप टिकटों को आकलन करें तो मैक्सिमम टिकट जो है पार्टी के कैडर को दिया गया है।
लेकिन ये जो अभी निकल के आई दिल्ली से बात, जो खड़गे जी को लेकर के मैं पढ़ रहा था कि प्रभारियों महासचिवों की जिम्मेदारी हार जीत को लेकर के होगी, यानी कि अब दिल्ली का हाईकमान का फोकस है कि प्रभारी और महासचिव जो होते हैं वो प्रदेशों में जो गुटबाजी होती है उसको भी पे भी नजर रखें और रिपोर्ट उनसे ली जाएगी, जवाबदेही उनकी तय की जाएगी। नहीं, ये ठीक है, क्योंकि देखिए दिल्ली जो हाईकमान है उसके रिप्रेजेंटेटिव तो वही हैं प्रदेश में, और प्रदेश में जो हालात हैं उसको कैसे उनने संभालना है, कैसे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल में रखते हुए पार्टी को पहली प्राथमिकता देते हुए हम आगे बढ़ें, ये आवश्यक है। किसको क्या मिलना है ये तो दिल्ली ने तय करना है। बगल में हिमाचल हमारा लगा हुआ है, सुक्खू जी वहाँ मुख्यमंत्री बने, जबकि रानी साहिबा के बारे में हम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो ये हाईकमान के फैसले हैं, तो जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए लड़ाई क्यों होनी है, ये हमको समझना चाहिए। और जो हमारे प्रभारी आ रहे हैं और प्रभारी इस समय जो हमारे काम कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन बनाने का काम वो लोग अगर करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन धामी जी तो आप लोगों के बीच तो सीनियर नेताओं की नाराजगी झगड़े की बात होती है, लेकिन धामी जी यूसीसी ले आए या भू कानून भी ले आए, वो तो 2027 को लेकर मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी है धामी जी के जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, एक गलती कर दी है उन्होंने, एक गलती तो उन्होंने यूसीसी में कर दी। ओके। यूसीसी में जो भाग 3 है उसको लेकर हमारा ऑब्जेक्शन, और आप बिलीव करेंगे ये 4 दिन से हम इस पर लगे हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोग कह चुके हैं कि ये गलत हुआ है लिव इन को लेकर के। लिव इन को लेके। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख लोगों को बनाया। मैंने आपके माध्यम से भी पहले कहा और अन्य लोगों के उससे भी कि आप वो 2 लाख लोगों की लिस्ट तो जारी कर दीजिए फिर सर। पत्रकार मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, जो रिसर्च करेंगे इसमें यूसीसी पे वो भी उनसे मिलना चाहेंगे। कौन 2 लाख हैं? सरकार नहीं दे पा रही, लेकिन हमने जनमत संग्रह का जो कागज़ तैयार किया है वो घर घर पहुँच रहा है, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, न्याय पंचायत मंडल अध्यक्ष उनको लेके जा रहे क्या हैं। पूछ रहे हैं आप लोग? उसमें हमारे 10 प्रश्न हैं भाग 3 को लेकर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें मैं बोल देता हूँ क्योंकि उसको पूरा बताना। एक तो आपने रजिस्ट्रार को ताकत दे दी सेपरेशन की, उसका क्या फ़र्क पड़ा है वो भी बताऊंगा। आपने शर्तनामा जो लिखा है लिव इन में, जिसको इन्होंने सहवासी रिश्ता कहा है, उसमें दिया है कि दोनों में, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों में से कोई भी अगर अलग होना चाहेगा वो अलग हो सकता है, कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता साथ रहने के लिए। ये बड़ी गलत है। और इसमें क्या होगा कि रजिस्ट्रार के लिए है जिम्मेदारी कि 15 दिन, मतलब चिट्ठी मिलने के 15 दिन के अंदर वो फैसला देगा अलग होने का। तो साहब पॉलीगैमी को आप मदद कर रहे हैं, आप मुसलमानों को कहते हैं कि 4 शादी, और इसमें तो आदमी हर 6-6 महीने में, 4-4 महीने में कितने लोग, मतलब फिर दूसरे के संग फिर अलग होगा, फिर तीसरे के संग फिर अलग होगा, चौथे के संग, जिसकी फितरत ऐसी हुई कर सकता है। और इसमें जो सबसे डेंजरस है वो है 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें 2 पहलू हैं, एक तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, 25 दिन एक लड़का और लड़की साथ रह रहे हैं, 26वें दिन वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, 27वें 28वें दिन जाते हैं, चलिए हो गया। लेकिन 28वें दिन जाने पे अगर रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, कुछ उसमें क्लॉज हैं, हो सकता है किसी वजह से मना कर दे, और इन 25, 26 या 27 दिन में वो लड़की जो है गर्भवती हो जाती है, तो ना लड़की का ना उस बच्चे का क्या भविष्य है, इसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। जिस उम्र में बच्चे कोचिंग के लिए या अन्य चीज़ों के लिए बाहर निकलते हैं घरों से, माँ बाप डरे रहते हैं, सही बात। वो एक ऐसी उम्र है, कच्ची उम्र, जिसमें ये समझ में नहीं आता कि ये सही है या गलत है। अगर वो कोई गलत निर्णय ले लेती है और वो रहने लगती है, लड़ने लगता है, और कल को उसके लिए उसमें दिक्कत आती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये बड़े खतरनाक कुछ पहलू हैं जो मैं आपसे बांट रहा हूँ। और जो इसमें एक और चीज़ है, एसटी आपने बाहर कर रखा है, तो नागरिक संहिता कैसे हो गई? जब सारे नागरिक उसमें सम्मिलित नहीं है तो समान नागरिक संहिता कैसे हुई? आपने एसटी को बाहर कर रखा है। अब एसटी के लोगों ने मीटिंग करी है, बड़ी मजे की बात बताऊं, वो कहते हैं कि लिव इन वाले में हमारे बच्चों को भी इन्वॉल्व आपको करना चाहिए। अगर कोई एसटी की बेटी किसी के संग रहती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। ये खतरनाक पहलू है। एक पहलू और है कि कोई नौकरी वाला अगर यहाँ आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर है और यहाँ ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे दिन से रह सकता है। और अगर कोई 1 साल से चाहे किराएदार की हैसियत से या बिजनेसमैन की हैसियत से अगर उत्तराखंड में रहता है तो उसको भी उत्तराखंडी मान लिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये गलत है। आप उत्तराखंड जो देवभूमि है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कि कोई ये चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाए किसी के संग रहे। और मैं नाम लिए बिना बोलना चाहता हूँ, कई बीजेपी के नेताओं से मेरी बातचीत होती है जब मिलते हैं चाय पीने या वो,
वो भी करेगा भाई ये गलत है। मैंने पूछा कि आप चाहेंगे आपकी बेटी किसी के रहे? वो कह रहा बिल्कुल नहीं तो चाहूँगा। इसलिए वो चाह रहे हैं वो कि आप लोग विरोध करो, हम तो कर नहीं सकते भाई, हाँ, हम तो वो सत्ताधारी चाह रहे दल हैं हम है। विरोध करें। और मैंने सुना कि कल मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी कोई बात ऐसी कही है कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में हम नहीं हैं। फिर क्यों? उन्होंने कहा इस बात को कि लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में हम नहीं हैं। फिर क्यों ये लागू हो रहा है? तो 2 लाख लोगों से क्या आपने इस बारे में चर्चा की? अनुच्छेद 44 जो है हमारा संविधान का, उसमें जो यूसीसी का जो फॉर्मेट है वो ये उसके हिसाब से बिल्कुल कहीं उससे मैच नहीं करता। मुझे लगता नहीं कि कहीं टिकेगा। और उसमें एक चीज़ और कही है कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे या जो लोग जो स्टेट में इसको लागू किया जाएगा वहाँ का प्रतिनिधित्व उसमें होना आवश्यक है। आप बताइए ना, 5 लोगों की कमेटी बनी, उसमें 1 उत्तराखंड है, 4 नहीं है। और जो जज महोदया जिनकी अध्यक्षता में बनी, अब गुजरात में इसको लागू करने के लिए वहाँ कमेटी के अध्यक्ष बन गई हैं। तो ये बहुत खतरनाक एक मॉडल है जो ये लागू कर रहे हैं और सेंटर से संबंधित है। मैं रोज कहता हूँ इसमें बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जिनको परिवर्तित करने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना आवश्यक है। और अगर आपके लिए इतना ही मजबूत एजेंडा है ये, तो ये आपकी 11 साल की सरकार होगी सेंटर में, आपने वहाँ से लागू क्यों नहीं किया? यूनिफॉर्मली इसको लागू करते और राष्ट्रीय हित में आगे लगेगा तो सब स्वीकार करेंगे। मैं आम आदमी में चर्चा नहीं देख रहा था, इसीलिए मैंने जनमत संग्रह के लिए वो पर्चे छपवाए और उन पर्चों को हम गांव-गांव भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं माँ बाप से कि आप चाहते हैं आपका बेटा या बेटी ऐसे रहें? तो उसमें अभी तक तो मैं बोलूँगा 99% लोगों ने यही कहा है कि ये गलत है। अभी दिल्ली में राहुल गांधी से भी आप लोग पिछले दिनों मिल करके आए हैं, सब ऑल इज वेल, सब चल रहा है, पूरा उनका आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि भाई महाराज लगे रहो 27 के लिए पूरा देखिए, ताबड़तोड़। राहुल जी का फोकस इस बात में है जो मैंने आपसे कहा, वो कैडर बिल्डिंग में लगे हैं। वो हमारे संगठन को मजबूत कैसे किया जाए उनका दिमाग इसमें है। वो चुनाव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय संगठन को मान रहे हैं और उनका ये कहना है कि उस चीज़ को हम तभी बेहतर कर सकते हैं जब हमारी अपनी आइडियोलॉजी वाले लोग, हमारे संगठन के लोग और जो कांग्रेस जिस का जो पक्ष है किसी भी विषय को लेकर, उस पक्ष को मानने वाले लोगों को हम मजबूत करें। उन्होंने एक प्रोग्राम दिए हैं जिसमें हमको अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की बैठकें करके उनको 2-2 दिन की ट्रेनिंग होनी है। उसके अलावा उन्होंने उस चीज़ को फिर निकाय तक और नीचे हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी ट्रेनिंग हम जिला स्तर पर करने वाले हैं। देहरादून में हम 2 दिन की ट्रेनिंग अपने 27 जिला अध्यक्ष महानगरों की करने वाले हैं बहुत जल्दी। और उसके बाद हरिद्वार में हम अपने 2 मीटिंग है, हमको ट्रेनिंग करनी पड़ेंगी 100 लोगों की लगभग। ये हरिद्वार में होगी, ये ब्लॉक अध्यक्षों की होगी और उसके बाद वही जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर इनको नीचे मंडल तक की ट्रेनिंग कराने का काम करेंगे। अब हम उस ओर को जा रहे हैं और मेरा ध्यान केवल इस बात पे है, पद रहे ना रहे पे नहीं है। मेरा ध्यान इसमें कि जो काम मुझे दिया गया है मैं उसको बखूबी पूरी ताकत के साथ काम करूं। पिछले 3 साल से मैं वही कर रहा हूं और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैं किसी के बयानों पे, किसी के विवाद पे नहीं पड़ के मैं अपना काम करना चाहता हूं और मैं खुश हूं कि आज वर्कर भरोसा कर रहा है, वर्कर मेरे पास आता है, टाइम वेस्ट नहीं करता। आप आए थे, आपने देखा होगा, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपना काम की बात कर रहा हूँ, सीधे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक वो गप्पे मार रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत मैं देख रहा हूँ। हर आदमी को परफॉर्म करने की भूख हो गई है। हर आदमी के अंदर ये भूख मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है, काम करना है और ये पार्टिकुलर अच्छे संकेत हैं। अब वो क्या होगा, हो रहा है, उसने कर दिया, मैंने कर दिया वाला बात अब खत्म हो रही है और हल्के-हल्के मेरे ख्याल से पूरा माहौल बदलेगा। राहुल गांधी को सब मैसेज रहता है। सर मैं आश्चर्यचकित हूँ, उनको एक-एक बात स्टेट की पता है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओह! पूरा फीडबैक था उनके पास। उनके पास सारी चीज़ें पहले से हैं और वो या खड़गे जी बहुत, इवन प्रियंका जी वो खुद ही 2-3 क्वेश्चन कर लिए कि वहाँ क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा क्या, मतलब दे नो ईच एंड एवरीथिंग। अब अच्छे काम करने वालों को डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा ये मानना है। ओके, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना करण महाराज जी को, उनकी 2027 को लेकर के अपनी तैयारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे का उनके लिए जो मैसेज है कि किस तरह कैडर बिल्डिंग करना है, उन्होंने कहा कि वो उस दिशा में काम कर रहे हैं और जिस अंदाज में लिव इन रिलेशनशिप का मसला यूसीसी में उठा हुआ, उसको कांग्रेस किस तरह से ब्लॉक स्तर के जरिए गांव-गांव तक ले जाए, ये रणनीति है बीजेपी सरकार को, धामी सरकार को घेरने की। नमस्कार, धनुष जोड़ा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।